Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Consistency. My name is आंचल जैन एंड सबसे पहले बहुत आपको थैंक यू कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में जो बेल आइकन बना होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है गाइज, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉमर्स सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, पेपर 2 जो है कॉमर्स का, उसका हम आज सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट में क्या क्या सिलेबस है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि जैसे आप पेपर 1 का सिलेबस डिस्कशन लेके आए थे ऐसे पेपर 2 का भी लेके आइए। तो मैं अब आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लर्न विद कंसिस्टेंसी के नाम से है, आपको वहाँ पे आने वाली वीडियोस की जो मतलब नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 9, 11, 12 जुलाई को जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और 9, 11, 12 में कॉमर्स का पेपर नहीं है। आई थिंक वो जो अगस्त में 3 डेट्स दी गई हैं एनटीए की तरफ से, शायद उसमें आपका एग्ज़ाम कॉमर्स का हो सकता है। तो हमारे पास लगभग 1 मंथ है और इन 1 मंथ में मैं आपके लिए कॉमर्स की हर एक यूनिट की क्लास लेके आऊँगी, जस्ट लाइक क्रैश कोर्स, जिसमें मैं हर एक यूनिट की समरी कराऊंगी ताकि आपको लास्ट टाइम पे फाइनल रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है गाइस, तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। जैसे पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होती हैं और पेपर 2 कॉमर्स में भी कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। एनटीए ने इनको 10 यूनिट्स को कैटेगराइज कर रखा है हर एक सब्जेक्ट वाइज। पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकेंड यूनिट है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड यूनिट हो गई हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ हो गई बिजनेस फाइनेंस जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कॉलेज टाइम पे। यूनिट 5 हो गई हमारी बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड और यूनिट 6 हो गई हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम को कंबाइन कर दिया है, पहले ये अलग यूनिट हुआ करती थी। और यूनिट 7 हमारी हो गई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 8 हो गई हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 हो गई लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहले ये यूनिट नहीं हुआ करती थी लेकिन जून 2019 के बाद ही इस यूनिट को ऐड किया गया है जिसमें हम बहुत सारे जो मतलब हमारा लीगल एनवायरनमेंट में जो बहुत सारे एक्ट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारी यूनिट हो गई इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। और अब हम हर एक यूनिट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहली यूनिट होगी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मैं देखूं तो इसमें 2 चीज़ें कवर हो रही है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट और एक इंटरनेशनल बिजनेस। ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं गाइस। ठीक है, तो इसमें दोनों एक साथ एक यूनिट में डाले गए हैं। तो पहला क्या है, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का जितना भी इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे 2 तरीके का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी 2 तरीके का होता है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो उसमें हमें पहले ये इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक और होती है इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास इकोनॉमी जैसे 3 तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत सारी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इसमें 2 ही दे रखी है लेकिन सिलेबस में हमारी में और भी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बिजनेस को चलाने में। लीगल एनवायरनमेंट में जो हमारे एक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, इसमें हमें फेमा एक्ट पढ़ना है। और सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर। लास्ट में हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को टोटल कवर कर रहा है, कि मतलब ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट का है, बाकी अब जो जितने भी ये टोटल बचा हुआ है ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, कि स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, उसके क्या ड्राइवर्स होते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, उसके क्या क्या मोड्स होते हैं, थ्योरीज क्या हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी किसने दिया है, तो इनके प्रोपाउंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। ठीक है, फिर आ जाता है एफडीआई और एफपीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, और एफडीआई के क्या क्या मतलब एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं होम एंड होस्ट कंट्री के लिए, और एफडीआई में आज के टाइम में क्या मतलब रिसेंट रैंक चल रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, और इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या कहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे बीओपी में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखो इसमें क्या है, लेवल्स, हमें लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ट्रेड एरिया है ना, और क्या कहते हैं कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, ये हमारे लेवल्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। और ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट, इसके बाद रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्ता, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब आए थे, और इसमें मेन कंसर्न किसका है और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे क्वेश्चन आता है, एक तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से और एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर आ जाता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे तीन फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सबको हमें अलग अलग तरीके से डीप में जाके पढ़ना है। फिर एक और आ जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट क्या है, गैट्स, ट्रिप्स। ठीक है, ये सब डब्ल्यूटीओ के ही पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फर्स्ट मतलब अगर मैं इसको दो भागों में बांटू ना, ये फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हो गया, सेकंड इंटरनेशनल बिजनेस का हो गया। जब मैं आपको गाइस ये वाली यूनिट पढ़ाऊंगी, क्रैश कोर्स लेके आऊंगी इसका, तो मैं ये आपको 2 स्लॉट में ही पढ़ाऊंगी, एक में पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाती है यूनिट, तो मैं आपको 2 स्लॉट में ही पढ़ाऊंगी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट देन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो यूनिट 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं कहूँ कि ये भी 2 यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। 2 इसमें मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, एक हो गया अकाउंटिंग और एक हो गया ऑडिटिंग। अकाउंटिंग अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ एक टर्म नहीं है, अकाउंट भी बहुत तरीके की होती है। हमने अपनी 12th में बहुत तरीके के अकाउंट पढ़े हैं, कॉलेज में आके और मतलब नेक्स्ट लेवल के अकाउंट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी बहुत तरीके की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो जैसे जिन्हें हम गैप बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब अकाउंटिंग का जितना भी इंट्रोडक्शन है कि ये अकाउंटिंग टर्म किससे निकली है, इसके क्या क्लासिफिकेशन होती है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एक मेन पोर्शन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें देखो गाइज, एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ में ना वो वाला क्वेश्चन जरूर आता है आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में, जिसमें हमें क्या निकालनी पड़ती है, न्यू रेशियो निकालनी है, या फिर ओल्ड रेशियो निकालनी है, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो ये हमें इससे प्रैक्टिकल जरूर बनता है आपका। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स इशू करना, फॉरफीचर कैसे करते हैं, कैसे री इशू करते हैं, इससे भी क्या होता है, क्वेश्चन बनता है आपसे। कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पूछा जाता है कि हमने इतने शेयर थे, इतने क्या हुआ कि हमें इतने की अमाउंट मिल गई लेकिन इतने हमें नहीं मिले, हमने फिर उनको फोरफीट कर लिया, फिर हमने उनको रीइशू किया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो इससे प्रैक्टिकल पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनीज का लिक्विडेट कितने तरीके से होता है,
एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर आ जाता है होल्डिंग कंपनी अकाउंट, होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी कंडीशंस पूछी जाती हैं कि अगर एक मतलब सपोज होल्डिंग में इतने शेयर्स सब्सिडरी में है, या फिर मतलब जैसे अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजैक्शन इस कंपनी के अकाउंट में किस क्रेडिट होगी, डेबिट होगी, ये क्वेश्चन बनता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मतलब अकाउंटिंग ना खुद ही एक बहुत बड़ी यूनिट है। मार्जिनल, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT, जस्ट इन टाइम, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशियो, सारी रेशियो के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है। फिर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं AS1, AS2, IFRS, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास, देखो ये है ना, जो ये यहाँ तक अकाउंटिंग को कवर कर रहा है, ठीक है। किसको कवर कर रहा है? अकाउंटिंग को। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट के बचते हैं वो है हमारे ऑडिटिंग से रिलेटेड, कि ऑडिटिंग क्या होती है, कैसे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कैसे की जाती है, कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फिर कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, आजकल मतलब ऑडिट भी काफ़ी तरीके की होती है, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, बहुत सारी तरीके की ऑडिट भी पढ़नी है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी हमारी क्या है, 2 स्लॉट्स में बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा 2 स्लॉट्स में बनाया जाएगा। तो इसको भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको 2 स्लॉट्स में बनाऊंगी, पहले अकाउंटिंग फिर ऑडिटिंग, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। फिर आ जाता है हमारा यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। हालांकि इसका सिलेबस देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी अपने आप में एक लेंथी यूनिट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखें तो मीनिंग एंड स्कोप क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस फर्म्स के। फिर डिमांड का सारा पोर्शन आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी हमें सारे तरीके की, चाहे वो प्राइस हो, इनकम हो, क्रॉस इलास्टिसिटी हो, उनको कैसे मेज़र करते हैं, उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं मेज़र करने के, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है, देखो ये सिर्फ AR और MR के बीच का रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए आपको, AC, MC मतलब सबके बीच का आपको रिलेशनशिप आना चाहिए। और अगर आपने एक रिलेशनशिप समझ लिया तो आप सारे रिलेशनशिप को इंटरप्रिटेट कर सकते हो खुद ही, ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी एनालिसिस एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, है ना। जो ऑर्डिनल होती है उसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पढ़ाया जाता है। फिर आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और फिर एक लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये दोनों ही अलग होते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट, सारी जो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। और फिर आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब डिफरेंट मार्केट होती हैं, जैसे हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली, मोनोपोली, ये 4 तरीके की मार्केट होती हैं। इसमें प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या फीचर्स होते हैं, इनके फीचर से क्या बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्राइस लीडरशिप मॉडल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हमें पढ़ना है। फिर आ जाती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग। प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन से तो 101% का इस क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये वाला मतलब ये वाला भी समझ में आ गया होगा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस, एक तरीके से हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, जो हम अपना कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं कि मतलब फाइनेंस के स्कोप क्या है, सोर्सेज क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज। इसके साथ एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए आप, एक और टॉपिक होता है हमारा लेवरेज का, जिसमें हम ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेवरेज का टॉपिक भी है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज, जैसे 4 थ्योरीज होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, है ना।
और ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक क्या होती है कैपिटल बजटिंग के लिए, जिसमें हमारे पास कन्वेंशनल टेक्निक होती है, एक नॉन कन्वेंशनल होती हैं, जिसमें एक तरीके से टाइम फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, एक में टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसका डिविडेंड है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी थ्योरीज होती हैं। डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज जैसे वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल है ना, एमएम मॉडल। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। असेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हैजिंग टेक्निक्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इसके इंस्ट्रूमेंट जैसे यूरो करेंसी है ना, यूरो करेंसी कहाँ पे चलती है, जीडीआर, एडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, जिसमें मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा बिजनेस फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये भी हम एक स्लॉट में ही पढ़ेंगे, इसको 2 स्लॉट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको यूनिट 4 का सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट 5, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। देखो इसमें ये भी हमारा 2 पोर्शन में कवर होता है वैसे तो, बिजनेस स्टैट्स और फिर एक आ गया रिसर्च मेथड, जिसमें हम रिसर्च पढ़ेंगे। पेपर 1 में जो रिसर्च वाली यूनिट है ना, उसमें मोस्टली सिलेबस इसका ही है, ठीक है। देखो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ना, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इनके ना आपको मतलब जो फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से और फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनता है इनमें, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके की, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तक का। फिर आ जाता है रिसर्च। रिसर्च में रिसर्च क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, किन सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फिर सैम्पलिंग आ गया कि सैम्पलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर होता है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन-विटने टेस्ट, क्रस्कल-वॉलिस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये आपने एमकॉम में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स का हो गया। देखा जाए ना, अगर जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे को ये वाली यूनिट बहुत अच्छी लगती थी। मतलब एक तो प्रैक्टिकल पोर्शन था, और ऊपर से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो पॉइंट टू पॉइंट याद करनी है, फॉर्मूला प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारा पोर्शन रिसर्च का भी है, जो हम रिसर्च पेपर 1 के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने रिसर्च वहाँ से पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ से बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नई नई चीज़ें हैं, जो स्टैट्स का पार्ट है, जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आ जाती है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि एक में ही मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक बहुत लेंथी यूनिट बन जाती है वैसे तो। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस, ठीक है, मतलब क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, के स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक पर्सन के नीचे कितने बंदे काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी। अगर आपने मोटिवेशन की थ्योरी देखी हो तो मेरे चैनल पे वो है, सबसे पहले मैंने वही डाली थी अपने चैनल पे, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, तो मैं देखूं तो यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स तक, ये तो हो गया हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, HRM। देखो ये थ्योरी क्या है, मतलब थ्योरी मतलब जो ये यूनिट है, ये है हमारी थ्योरेटिकल, ठीक है। बहुत सौ का क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होता है, तो अगर अच्छे तरीके से करते हो तो इसमें बहुत स्कोर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM में क्या है, कंसेप्ट क्या है, रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग,
कंपनसेशन मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ तक तो बिजनेस मैनेजमेंट है, यहाँ तक है हमारा HRM, लेकिन अब जो ये जो लास्ट के दो है ना, पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये हमारे जो आपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एमकॉम में, उसका पार्ट है। पर्सनालिटी क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक, पावर एंड पॉलिसीज, कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, लास्ट के दो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, बाकी HRM का और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ जाती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू, ठीक है, कि किस तरीके से इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। इसमें टाइप्स ऑफ बैंक बहुत ज़रूरी हैं, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हर बैंक का जैसे नेशनलाइजेशन आपको याद रखना है कौन से ईयर में हुआ था, उसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अलग टॉपिक हो गया है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसका रोल क्या होता है, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है, मतलब इसके क्या क्वालिटेटिव मेजर होते हैं, क्या क्वांटिटेटिव, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, वो वाले। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में जैसे बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। रिस्क कैसे मैनेजमेंट होता है, ठीक है, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसकी क्लासिफिकेशन होती है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। फिर आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए गाइस, जैसे कि नाबार्ड, IDBI, ठीक है, जो डेवलपमेंट के लिए होते हैं मेनली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इनके फीचर्स याद रखने आपको ज़रूरी है। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से इंडिया में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स होते हैं कौन रेगुलेट करता है, RBI हो गई, ठीक है, और SEBI हो गई, ये हमारे क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं। फिर आ जाता है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग में आजकल डिजिटल बैंकिंग आ गई है, वो उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो आपको याद रखनी है। जैसे क्या कहते हैं, भारत UPI कब आया था, है ना, और भीम UPI और पेटीएम, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। फिर लास्ट में टॉपिक आ जाता है इंश्योरेंस का, कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने होते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कैसे रिस्क को क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जब हम रिस्क को इंश्योर करते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन है इंश्योरेंस का, एडा, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका रोल क्या है, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो अगर आप एक एक चीज़ को टारगेट करोगे तो इस यूनिट को बहुत इजीली आप कवर्स कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो यार, जब पेपर होता है ना तो उसमें कहीं भी कुछ भी आ जाता है, ऐसा चांसेस होते हैं, लेकिन जितना आप पढ़ के जाओगे, मतलब अगर आप इस यूनिट वाइज भी पढ़ के जाओगे तो आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 1-2% तो चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट हमारी हो गई मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। मार्केटिंग यूनिट एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ईजी है, ठीक है। मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या हैं, जैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सोसाइटल सेलिंग कंसेप्ट, ये हो गए हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आ जाते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन, STP, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ठीक है। फिर हमारे 4 P's के बारे में, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिसीजन, P मतलब प्रमोशन डिसीजन, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या कंसेप्ट है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उनसे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आते भी हैं। प्राइसिंग डिसीजन में जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने में अफेक्ट करते हैं, प्राइसिंग की पॉलिसीज क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जैसे प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग,
है ना। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है। प्रमोशन डिसीजन में मतलब रोल क्या होता है प्रमोशन का, मार्केटिंग में प्रमोशन के मेथड्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये हमारे क्या हो गए प्रमोशन मिक्स टेक्निक्स हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में चैनल्स क्या होते हैं, चैनल को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो किस तरीके से बिहेवियर करता है, उसका बाइंग प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्विस मार्केटिंग। देखो वैसे तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, लेकिन सर्विस मार्केटिंग में 3 पीस और बढ़ जाते हैं, टोटल 7 पीस हो जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में भी अब कुछ ट्रेंड है, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, रूरल मार्केटिंग, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो ये हमारा मार्केटिंग का पोर्शन को कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ जाती है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया कि ये जून 2019 के बाद इस यूनिट को ऐड किया गया है। इसमें हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो यूनिट है ना मेनली ये होती है हमारी, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने तैयारी की थी ना तो मैंने बहुत मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिर्फ उन्हीं को याद किया था, बाकियों को छोड़ दिया था। क्योंकि अगर मैं सेक्शन याद करने बैठती ना तो मतलब जो मैंने याद किया है ना वो भी भूल जाती, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्रैंकली बता रही हूँ कि अगर आपसे सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो जस्ट लीव इट, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दो। सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं, इट्स अनदर पॉइंट, ठीक है। जो मेन होते हैं उनको याद कर लीजिए आप। अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कैसे अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो उसकी क्या रेमेडीज होती हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, राइट्स क्या होते हैं, अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर्स, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसमें क्या है हमारा टाइप्स क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि क्या कहते हैं प्रोमोजरी नोट हो गया, चेक हो गया, और एक और होता है ना बिल वाला होता है एक और, ठीक है। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर कंपनीज एक्ट आ जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है, कि नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, मैनेजमेंट, मीटिंग्स, वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 में आया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से LLP इंडिया में फॉर्म होती है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजंस क्या हैं। IT एक्ट 2000, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम और पेनल्टी जो भी है इसके रिगार्डिंग वो भी हमें पढ़नी है। RTI एक्ट 2005, इसके भी ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अमर्जिंग इश्यूज इन IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, इसका हमें सारा मतलब एक तरीके से समरी पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेन प्रोविजंस क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और डुअल GST का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसमें हमें मतलब मेन जो यूनिट है ना लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सारे के सारे जो मतलब एक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देखो इनकम टैक्स, ठीक है, ये क्या है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, 5 हेड ऑफ इनकम होती हैं। इनकम टैक्स 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें रेजिडेंट होता है, फिर वो 2 भागों में होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, और फिर नॉन रेजिडेंट। टैक्स इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम, इनके जो सेक्शन याद रखने आपको जरूरी है। एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे 5 हेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हेड होते हैं, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड होते हैं। इनके अंडर हम कैसे कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं। डिडक्शंस से गाइज हर बार क्वेश्चन आता है, इनके सेक्शन और आपको इनका जो अंदर का कंटेंट है वो याद रखना है। और किस तरीके से इंडिविजुअल्स की जो इनकम होती है उसे हम एसेस करते हैं, कैसे क्लबिंग पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे हम अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कंसेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है,
देखो अगर मैं बताऊँ ना तो मतलब इससे ना देखो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो टैक्स टेक्निक्स होती हैं, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस, जैसे मेक और बाय डिसीजन, हालांकि एमकॉम में पढ़ा है हमने, ऑन और लीज एन असेट, रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन ना बहुत कम बनता है, आपको एक ओवरव्यू लेके जाना है, लेकिन इससे क्वेश्चन मैं बताऊं फ्रैंकली कि बहुत कम बनता है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। टीडीएस के रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीएस के रेट्स और सेक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इनकी डेट्स हो गई, जैसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट हो गई, कितना रेट हो गया, इनसे क्वेश्चन आता है। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और जो हमारी वो होती है ना ITR, ITR 1, ITR 2, ITR 3, इनसे 100% क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने 10 यूनिट्स आज देख ली हैं, और 10 यूनिट्स के अंदर का जो सिलेबस है वो भी देखा है, कि डिस्कस किया है कि क्या क्या है, कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आपको पढ़ना सारा है, जो मैं क्रैश कोर्स लेके आऊँगी कॉमर्स का, उसमें आपको हर एक यूनिट, ऐसा नहीं है कि अगर सपोज एक यूनिट बहुत लेंथी है तो मैं उसे 2 पार्ट्स में कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम पर यूनिट, हर एक यूनिट की समरी पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको फाइनल रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट का टाइम है, पेपर आ चुके हैं, तो अब आपका ये नहीं है कि आप पूरा शुरू से एक एक चीज़ पढ़ोगे, अब आपको फाइनल रिवीजन देनी है, ठीक है, रिवीजन करनी है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लर्न विद कंसिस्टेंसी के नाम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।